हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। देखिए क्या है। Based on these principles, we can work out the evolutionary relationship of the species we see around us. इन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग एवोल्यूशन का एक रिलेशनशिप बना सकते हैं स्पीसीज का, जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड इन टाइम। ये ऐसा है जैसे कि आप पिछले टाइम में जा रहे हो। पिछले टाइम में जाने का मतलब क्या है कि हम लोग इसी पुराने टाइम में ट्रैवल बैक कर रहे हैं। We can do this by identifying hierarchies of characteristics between the species. हम लोग ये क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्पीसीज के बीच में एक से नेक्स्ट जनरेशन की मतलब उनमें कोई ना कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करती हो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को समझने के लिए लेट अस थिंक बैक टू अवर डिस्कशन ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन क्लास 9। चलिए कहता है हम लोग अपनी क्लास 9 की जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन थी उस पर दोबारा चलते हैं। Similarities among organisms will allow us to group them and then study the groups. ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज होती थी उससे हम लोग उनका ग्रुप बनाते थे और फिर हम लोग ग्रुप्स को स्टडी करते थे कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो ये वाली प्रॉपर्टीज फीचर्स शो जरूर करेंगे। For this, which characteristic decide more fundamental differences among organism and which one decide less basic difference? इनके लिए कौन से ऐसे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स थे जो कि ज्यादा मतलब आप लोग फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट करते थे ऑर्गेनिजम्स में, और किन से हम लोग जो डिफरेंस था वो ज्यादा क्रिएशन क्रिएट करने में हमें हेल्पफुल नहीं थे। मतलब कौन से ऐसे डिफरेंसेस थे जिनके बेसिस पे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करते थे, और किस डिफरेंस होने की वजह से भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, स्टिल हम लोग उसे किसी और ग्रुप में प्लेस करते थे। What is meant by characteristics anyway? Characteristics से हमारा मतलब क्या है? Characteristics are details of appearance और behavior। तो ये दिखने में या behavior में कैसा होता है उनकी डिटेलिंग होती है characteristics। In other words, a particular form of a particular function। या तो एक पर्टिकुलर फॉर्म होएगी या फिर कोई पर्टिकुलर काम होएगा, उस चीज को भी हम लोग करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। That we have four limbs is thus a characteristic। जैसे कि हमारे पास फोर लिम्स, चार लिम्स हैं। कौन सी लिम्स मानी जाती है? दो हमारे हो गई है आर्म्स और दो हो गई हमारी लेग्स वाली, तो इनको हम लोग लिम्स बोलते हैं। The that plant can do photosynthesis is also characteristic। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक में काउंट होता है। सब बेसिक करेक्टरिस्टिक्स विल बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। कुछ बेसिक करेक्टर जो होते हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स शेयर करते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा ले, सभी में जो लाइफ की बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। The characteristics in the next level of classification would be shared by most but not all organisms। उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन हम लोग डिसाइड करते हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म शेयर कर लेते हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर करेक्टर को शेयर नहीं करते। A basic characteristic of cell design that differs among different organisms is whether the cell has a nucleus। तो नेक्स्ट बेसिक डिजाइन क्या था? सेल तो सबके पास है, लेकिन सेल के पास प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है। बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट। बैक्टीरिया के सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, while the cells of most other organisms do। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिज्म बच गए ज्यादातर उनमें न्यूक्लियस होता है। Among organisms with nucleated cells, which ones are unicellular and which ones multicellular? अब organisms में भी जिनके पास न्यूक्लियस सेल होता है, कौन से एक यूनिसेलुलर है और कौन से मल्टीसेलुलर हैं। तो मतलब आपके पास एक सेल है, तो अब उस सेल में जो
प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस है वो वाले टाइप चले गए, एक जिसमें सिर्फ एक सेल ही होगा और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। दैट प्रॉपर्टी मार्क्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस इन बॉडी डिजाइन। ये जो प्रॉपर्टी है ये बॉडी डिजाइन में एक बेसिक जो है बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है। एक सेल का मतलब क्या है, एक सेल ने सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सब डिवाइडेशन में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल टाइप्स एंड टिश्यू। क्योंकि अगर एक से ज्यादा सेल है तो उससे अलग अलग टाइप के सेल टाइप्स हो जाएंगे और टिश्यू बन जाएंगे जिनका स्पेसिफिक काम होगा। Among multicellular organisms, whether they can undertake photosynthesis or not will provide the next level of classification. Multicellular organism में क्या वो photosynthesis कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे वो फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि सेल है, एक है या मल्टी है। अगर मल्टी है तो क्या वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो यानी कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन चला गया। Whether the skeleton is inside the body or around the body will mark another fundamental body design difference. स्केलेटन जो ढांचा है वो बॉडी के अंदर है या फिर बॉडी के अराउंड है, ये भी एक फंडामेंटल डिजाइन डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब स्केलेटन की जो मौजूदगी है वो बॉडी के अंदर है या बॉडी के अराउंड है, वो जो है एक बॉडी डिजाइन में अगेन फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन हो जाती है। We can see that even in few questions, हमने ये भी देखा है कि कुछ क्वेश्चंस ये भी होते हैं that we have asked, जो हम लोगों ने पूछे हैं, a hierarchy is developing that allows us to make classification group। तो एक हायरार्की जो है वो डेवलप हो जाती है जिससे कि ग्रुप बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखे हम लोगों ने बात की फोटोसिंथेसिस है या नहीं है, जो बॉडी डिजाइन है वो मतलब किस तरीके से है, तो उस तरीके से सेल के पास न्यूक्लियस है या नहीं है, अगर न्यूक्लियस है प्रॉपरली तो यूनी है कि मल्टी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सीढ़ी तैयार कर ली है जिसमें क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किए जा सकते हैं। The more characteristics two species will have in common, the more closely they are related। अगर दो स्पीसीज में जितने ज्यादा करेक्टर्स आपस में मिलते होंगे इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड यानी कि बिलोंग करते होंगे। And the more closely they are related, the more recently they will have had a common ancestor। और जितने ज्यादा वो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है इसका मतलब क्या है कि उनका जो एंसेस्टर है, जो यानी कि उनके पूर्वज हैं, वो कॉमन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एन एग्जाम्पल विल हैव, एक उदाहरण है जो मतलब वो हमें हेल्प करेगी समझने में। ब्रदर एंड सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड। ब्रदर और सिस्टर भाई बहन आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स इन द फर्स्ट जनरेशन बिफोर देम, नेमली देयर पेरेंट्स। क्योंकि उनसे पहले वाली जो जनरेशन है यानी उनके मदर फादर वो दोनों कॉमन है, तो इसीलिए उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में बहुत ज्यादा मैच करेंगे। अ गर्ल एंड हर फर्स्ट कजन आर ऑल्सो रिलेटेड। लड़की और उसका कजन, कजन मतलब भाई या बहन लगा लो, चाचे या ताए का, यू कैन से, वो भी आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन लेस देन दी गर्ल एंड हर ब्रदर। लेकिन जो गर्ल है वो अपने ब्रदर, जो उसका रियल ब्रदर है, उससे ज्यादा कैरेक्टर्स मैच होंगे, और कजन के मतलब जो कैरेक्टर्स मैच होंगे वो कम होंगे। दिस इज बिकॉज कजन्स हैव कॉमन एंसेस्टर देयर ग्रैंड पेरेंट्स। वो उसका मतलब क्या है, ये इसकी वजह क्या है, गर्ल और उसके कजन के पेरेंट्स सेम नहीं है लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी आर सेम। दैट इज वाई कि उनके कैरेक्टर्स मैच करेंगे लेकिन इतने नहीं करेंगे जितने रियल ब्रदर सिस्टर के करेंगे। इन द सेकंड जनरेशन बिफोर देम, और जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो उससे पीछे सेकंड जनरेशन में आएंगे। नॉट इन द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में कौन आ गए, पेरेंट्स, और पेरेंट्स दोनों के गर्ल के और कजन के डिफरेंट है। We can now appreciate that classification of species is in fact a reflection of their evolutionary relationship। तो इसका मतलब अब हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीसीज हैं, उनका जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो उनके जो डेवलपमेंट हो रही है या एवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे वेरिएशन क्रिएट हो रही है,
वो उनका एक रिलेशन यहाँ पर बनाते हैं और उनसे हम लोग काफी कुछ रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। We can thus build up small group of species with recent common ancestors, then supergroups of these groups with more distant common ancestors and so on. तो अब हम लोग ऐसे स्पीसीज का एक आप कह सकते हो ग्रुप बना सकते हैं जिनके जो पूर्वज हैं वो मतलब काफी मतलब एक जैसे थे, नजदीकली। रिसेंट कॉमन मतलब जो अभी मतलब ज्यादा आप बोल सकते हो कि ज्यादा मतलब पीछे नहीं, कुछ ही थोड़े से ही पहले ही मतलब उनके पूर्वज सेम थे। और फिर उसके बाद हम लोग एक और लार्ज ग्रुप बना रहे जिसको सुपर ग्रुप बोला गया है। और फिर देखें कि अलग अलग जो एंसेस्टर्स थे वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं। डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करो हमने बात की यहाँ पर गर्ल और ब्रदर की, तो सिस्टर और ब्रदर के 1 जनरेशन बैकवर्ड एंसेस्टर सेम है, लेकिन गर्ल और कजन के 2nd जनरेशन पे है। तो इसी तरीके से जो स्मॉल ग्रुप बना रहे हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जब हम लोग सुपर ग्रुप बनाएंगे तो उनके एंसेस्टर 2-4 जनरेशन थोड़ा और बैक पीछे चले जाएंगे, तो फिर कॉमन एंसेस्टर हमें मिल जाएंगे। In theory, one can keep going backwards like this until we come to the notion of a single species at the very beginning of the evolutionary time. तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे पीछे चलते जाएंगे और तब तक कि जब तक हम लोगों को एक ऐसी सिंगल स्पीसीज नहीं मिल जाती जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहीं से एवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ से चेंजेस आते गए और फिर जो करंट में आपके पास स्पीसीज है वो वहां पर डेवलप हो गई। If that is the case, at some point in the history of the earth, non-living material must have given rise to life. अगर ये बात सही है तो इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री के किसी पॉइंट पे जो नॉन लिविंग चीजें हैं उन्हीं से ही जिंदगी यानी कि लिविंग चीजों का राइज या डेवलपमेंट हुआ है। There are many theories about how this might have happened. काफी सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में कि ये कैसे हुआ होगा। It would be interesting to come up with the theories of our own. और अगर हम लोग कोई अपनी थ्योरी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा, लेकिन हमें अपनी थ्योरी के लिए कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, डायरेक्ट थ्योरी काम कभी नहीं करेगा। ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब हम लोग जो एवोल्यूशन हुआ है, जो मतलब चेंजेस वेरिएशन होते जा रहे हैं उनके बारे में ट्रेस कर रहे हैं रिलेशन, यानी कि खोज रहे हैं कि किस तरीके से उनका आपस में रिलेशन बना। When we try to follow evolutionary relationship, जब हम लोग evolutionary के relation को follow करने की कोशिश करते हैं, how do we identify characteristics as common? हम लोग कैसे पहचान करते हैं कि जो characteristics हैं वो आपस में same है या common है? These characteristics in different organisms would be similar because they are inherited from a common ancestor. ये करेक्टर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होंगे क्योंकि ये सारे करेक्टर एक कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिट किए होंगे। मतलब जैसे बात किया कि अगर दादा दादी सेम है तो दादा दादी से जो आगे बच्चे होंगे या बच्चों के बच्चे होंगे उनके पास कुछ ना कुछ पार्ट सिमिलैरिटी का चला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि एंसेस्टर यहाँ पर कॉमन है। As an example, consider the fact that mammals have 4 limbs. Mammals के 4 limbs होते हैं, as do birds, reptiles and amphibians. तो आप देखिए यहाँ पे बर्ड्स पंछी ये वाला हो गया, रेप्टाइल्स रेंगने वाला, यहाँ पे लिजार्ड बोल सकते हो आप, एम्फीबियन फ्रॉग हो गया जो मतलब पानी में भी रह सकता है, अर्थ पे भी रह सकता है, और मैमल्स के लिए ह्यूमन बीइंग हो गया। सभी के पास कहते हैं 4 लिम्स हैं। The basic structure of the limbs is similar, though it has been modified to perform different function in various vertebrates. बेसिक स्ट्रक्चर आप देखिए चारों का सेम है, हालांकि टाइम के साथ इनका जो है मॉडिफिकेशन होता गया क्योंकि इन्होंने अपने अपने लेवल पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने थे। सच और वेरियस वर्टिब्रेटा जिनकी मतलब रीढ़ की हड्डी जो डेवलप हो गई होती है। Such a homologous characteristics helps to identify an evolutionary relationship between apparently different species. तो मतलब क्या है कि इन चारों के बीच में इवोल्यूशन का कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा है, हालांकि सभी अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें वो सब में सेम है। इसको हम लोग होमोलोगस कैरेक्टर्स बोलते हैं। However, लेकिन all similarities simply in organ shape are not necessarily because of common ancestry.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे डिजाइनिंग या शेप जो है वो सबका सेम है, तो वो इसलिए है क्योंकि उनका जो एंसेस्टर था वो सेम है। मतलब एंसेस्टर सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। What would we think about the wings of बर्ड्स एंड बैट्स फॉर एग्जाम्पल? अब ये आपको कह रहे हैं कि आपने विंग्स पंख के बारे में सोचना है, पंछी और बैट्स यानी कि चमगादड़ के बारे में। बर्ड्स एंड बैट्स हैव विंग्स, दोनों के पास विंग्स होते हैं, बट स्क्विरल्स एंड लिजार्ड्स डू नॉट। लेकिन जो गिलहरी होती है और जो छिपकली होती है उनके पास पंख नहीं होते। सो आर बर्ड्स एंड बैट्स मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू स्क्विरल्स और लिजार्ड्स? तो इसका मतलब क्या है, पंछी और जो चमगादड़ है उनका आपस में रिलेशन क्लोज है, मतलब कहीं ना कहीं उनका एंसेस्टर कॉमन था एज कंपेयर टू स्क्विरल और लिजार्ड। क्योंकि स्क्विरल और लिजार्ड के विंग्स नहीं है, तो मतलब स्क्विरल लिजार्ड के साथ यहाँ पे कॉमन में आ गया। लेकिन जो बर्ड्स और बैट इनके विंग्स होते हैं तो इनका आपस में कॉमन में रिलेशन आ गया। लेकिन अभी ये बता नहीं रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। बिफोर वी जंप टू दिस कंक्लूजन, इससे पहले कि हम लोग किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएं, लेट अस लुक एट द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स मोर क्लोजली। बर्ड्स और बैट्स के विंग्स को कहता है, थोड़ा ध्यान से क्लोजली देखिए। When we do that, जब हम ये करते हैं, we find that the wings of bats are skin folds stretched mainly between elongated fingers। तो जब हम लोग किसी चमगादड़ के विंग्स यानी कि जो पंख होते हैं उनको देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि जो पंख है उनकी जो उंगलियां हैं, लंबी उंगलियां हैं, उनके बीच में चमड़ी के फैलने से बना है। यानी कि उनकी जो आप विंग्स है वो उनकी लंबी लंबी जो उंगलियों के बीच में चमड़ी है, जो स्किन है, वो फैलने से बना है। बट द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फीदरी कवरिंग ऑल अलोंग द आर्म। लेकिन अगर एक पंछी के हम लोग विंग्स की बात करें, तो वो जो उसकी विंग्स हैं वो मतलब क्या है, पूरे पूरे पार्ट्स के साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ या पूरी आर्म के साथ जो है वो ढकी हुई है, कवर की हुई है, किसके साथ, पंख के साथ। तो मतलब यहाँ पे तो मेनली क्या है, उंगलियों के बीच की चमड़ी की फैली हुई है, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी आर्म के ऊपर फीदरिंग की कवरिंग हो रखी होती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो पंख है वो उंगलियों के बीच की चमड़ी में ही फैला हुआ है, लेकिन जो बर्ड है ये उसके पूरी की पूरी जो स्किन है आर्म की, उसको कवर कर रहा है। The design of two wings, their structure and components are thus very different। तो जो डिजाइनिंग है विंग्स की, उनका स्ट्रक्चर, उनके कंपोनेंट्स जो बहुत एक दूसरे से अलग हैं। They look similar because they have a common use of for flying। ये इसीलिए सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका कॉमन यूज है उड़ने के लिए। बट देयर ओरिजिन्स आर नॉट कॉमन, लेकिन जो उनका ओरिजिन हुआ है या कैसे कि उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। This makes them analogous characteristics rather than homologous characteristics। तो इससे जो हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर एक नई कैटेगरी को जन्म देता है, दैट इज एनालोगस, जिनका काम सेम है लेकिन जो डिजाइनिंग है या फिर आप बोल सकते हो जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। It would now be interesting to look about bird arm and bat arm should be considered homologous or analogous। तो कहता है ये सोचना भी अब दिलचस्प होगा कि जो पंछी की आर्म्स हैं या फिर चमगादड़ की आर्म्स हैं उनको होमोलोगस कंसिडर करना चाहिए या एनालोगस कंसिडर करना चाहिए। तो आई होप कि आज आप लोगों को जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।